हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस का और एसआई का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारा वीडियो है 6। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 5 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हमारा छठा वीडियो है और हम ऐसा आशा करेंगे कि आप लोग इसे भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और एक फेयर बनाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं पहला सवाल की ओर। देखिए, पहला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया। केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया। बहुत शानदार से हमें समझना है, बहुत जबरदस्त तरीके से हमें समझना है कि केप ऑफ गुड होप पहले है क्या। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था। आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा ऑप्शन। पहला वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज और चौथा है अल्मीडा। जहां तक हमें लगता है लोग इस पे डाउट करते हैं कि वास्को डी गामा होगा, बट ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा इस रास्ते से भारत आया था, लेकिन इस जगह का खोज किया था कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज। फिर से मेरे साथ आप रिपीट करेंगे कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज। आज हम अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो पहले इसके बारे में लिख देते हैं, फिर आपको अच्छे से कहानी सुना दिया जाएगा। वास्को डी गामा आपसे पूछा जाएगा कि पहले यूरोपीय यूरोपीय भारत कौन आए। पहले यूरोपीय भारत कौन आए? तो पहले यूरोपीय भारत आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली में कौन थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जब पहली बार आए तो कब? 1498। 1498। ये कहां पहुंचे? तो केरल में कालीकट एक जगह है, वहीं पे पहले पहुंचे थे। इससे और भी सारे सवाल बन जाते हैं। वो सवाल क्या है कि पूछा जाएगा आपसे कि किनकी मदद से आए थे। तो गुजरात का एक व्यापारी था। गुजरात का एक व्यापारी था। गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। अब सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा भारत किनकी सहायता से आए थे। तो अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ही ने रास्ता को बतलाया था। अब्दुल मजीद ने मदद किया है ना। अच्छे से सब कॉपी करेंगे इसको। मदद किया। अब्दुल मजीद मदद किया। ठीक है, नेक्स्ट। ये जब भारत आए तो उस समय केरल का राजा कौन थे? उस समय केरल का राजा कौन थे? जमोरिन। केरल के राजा थे उस समय जमोरिन। केरल के राजा उस समय कौन थे? जमोरिन। जब भारत वास्को डी गामा आया था तो भारत से पहली बार व्यापार किस चीज का किया था? तो पहली बार व्यापार मसाला का किया था। मसालों का। पहली बार व्यापार किसका किया था? मसालों का किया। ठीक है ना, पहली बार व्यापार किसका किया? मसालों का किया। और इस मसाला से और ये मसाला को यूरोप में बेचकर 64 गुना मुनाफा कमाया था। ये बहुत अच्छा लाइन है, 64 गुना मुनाफा कमाया था। पूछा जाएगा आपसे कि कितना गुना मुनाफा कमाया था वास्को डी गामा। तो 64 गुना मुनाफा कमाया था। अब यहां पे ध्यान देंगे कि दूसरी बार फिर आया वास्को डी गामा। दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया? 1502 में आया। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 में आया। भारत में ही मलेरिया की वजह से, कौन सी बीमारी? मलेरिया। मलेरिया बीमारी से मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा की मृत्यु कौन सी बीमारी से हो गई? तो मलेरिया बीमारी से हो गई। वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में ही कौन सी बीमारी से हो गई? तो मलेरिया से हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे। वास्को डी गामा का कब्र, ये भी कभी शायद पूछ सकता है कि वास्को डी गामा का कब्र कहां है? कोचीन। वास्को डी गामा का कब्र कहां पे है? कोचीन में है। वास्को डी गामा का कब्र कहां पे है?
कोचीन में है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके हम लोग कहानी समझ लेते हैं ना। कहानी को पहले ध्यान समझेंगे। कहानी आपको मैप से समझा देते हैं तो शायद ज्यादा बेटर हो। तो सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, अच्छे से। चलिए, हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, समझते हैं कि कैसे ये जो है, देखो ये भारत, ये हमारा एशिया है ना। ध्यान से सब समझेंगे, ठीक है। दिख रहा होगा और बड़ा कर देते हैं ना। अब ठीक है, बस तुम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, है ना। हम लोग कितना भी परेशानी में झेल ले, ये जान दो। ये भारत, ये हमारा भारत, ठीक है। और यहां से लोग निकला था भारत का खोज करने, ठीक है। तो यहां से भारत का खोज करने के लिए कौन निकला था? यहां से भारत का खोज करने निकला था कौन? बार्थोलोमियो डियास। बार्थोलोमियो डियास। और जब बार्थोलोमियो डियास खोज कर निकला तो यहां पहुंचा, ठीक है। यहां पहुंचा, यहां पे जो जगह है, इसी जगह को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। यहां से बार्थोलोमियो डियाज एक आशा लेकर निकला था कि हमें किसी भी तरह भारत को खोजना है, किसी भी तरह भारत को खोजना है। उन्होंने पूरा किताब में भारत के बारे में हर चीज पढ़ा था, तो भारत में जाने का इनका बहुत इच्छा था, बहुत आशा लगाकर यहाँ आए। लेकिन जैसे ही यहाँ आए तो आने के बाद इनको फिर कोई शहर दिखा ही नहीं, क्योंकि इधर पूरा समुद्र, बहुत दूर तक समुद्र है ना, इधर भी पूरा समुद्र, उन्हें कुछ दिखा ही नहीं। यहाँ हो गया आशा का अंत, उनके आशा का क्या हो गया? अंत हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं आशा अंतरीप। आशा अंतरीप। आशा अंतरीप को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? बार्थोलोमियो डियाज 1488 में। बार्थोलोमियो डियाज 1488 में खोज किया। लेकिन अब यहां पे आने के बाद ही थक गया कि अब लगता है भारत नहीं है। तब आया वास्को डी गामा, कहा कि ठीक है तुम जाओ, हम मैनेज करते हैं अपना, है ना। तो यहां पे जब वास्को डी गामा आया, वास्को डी गामा भारत के बारे में और अच्छे से अध्ययन किया, और भारत के बारे में अच्छे से बहुत अध्ययन किया। तो यहीं पे क्या हुआ ना, यहीं पे एक व्यक्ति था अब्दुल मजीद, जो गुजरात का व्यापारी था। अब्दुल मजीद यहीं पे बैठा हुआ था, खड़ा था। उसी से पूछ दिया कि इधर कोई भारत के बारे में, भारत का नाम उस समय नहीं जानता था, बट भारत में कैसे लोग रहते थे वो सब चीज इन्हें पता था। तो पूछ दिया इन्हीं से, ठीक है। ये बता दिया कि आप जिसको खोज रहे हैं वो इधर है। अब वास्को डी गामा टेंशन में, अरे इधर कौन कोई होगा, इधर पूरा पानी 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 है, लगता है हमें मारना चाहता है क्या। ये बहुत कंफ्यूज हो गया, क्या उधर कुछ कुछ नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे। तो फिर वहां पे एक वास्को डी गामा ने, कहा जाता है ऐसा कि वास्को डी गामा ने क्या देखा कि शाम के जो पक्षी है वो सब पक्षी इस दिशा में जा रहे हैं। तो पक्षी कभी भी जब ऊपर उड़ेंगे तो पानी के साथ साथ वो जमीन की दिशा में भागेंगे, जहां पे जमीन रहे, ठीक है। अब ये उस दिशा में भाग रहे हैं, तब इसको विश्वास हुआ कि नहीं वहां पे कोई ना कोई जमीन होगा। इसे पता नहीं था कि वहां पे भारत ही है। बताने वाला कौन थे? अब्दुल मजीद। अब यहां से वास्को डी गामा निकला। वास्को डी गामा निकला तो सबसे पहले आप समझ भी सकते हैं कि भारत की कौन सी दिशा में पहुंचेगा, तो केरल ही है यहाँ पे ना। उधर से तो आया नहीं कि तमिलनाडु जाएगा, ये कहां जाएगा? केरल में। तो केरल में एक जगह है कालीकट। केरल में एक जगह कौन सा है? कालीकट। अब कालीकट के पास पहुंचा। जैसे ही कालीकट के पास पहुंचा, एकदम टाई सूट बेल्ट एकदम पहनकर, एक अलग तरीके से उनका जो समुद्री जहाज भी था, वो जहाज हम लोग की तरह नहीं था कि जो हाथ से ऐसे खेपे, उनके अंदर मशीन लगा हुआ था, ठीक है। जैसे ही पहुंचे वैसे ही आए जमोरिन उनके स्वागत में, क्योंकि स्वागत इसलिए किए कि वो बहुत अलग दिख रहे थे, भारतीय की लोगों से वो बहुत अलग दिख रहे थे। अब ये लोग कंफ्यूज हो गया। अब उनको अच्छे से स्वागत किया और उनका देखा कि कैसा इनका समुद्री जहाज है ना, जो इंजन से ही चल रहा। उसमें तो जैसे भारत की जो समुद्री जहाजें थी उसमें नाव खेपते थे हम लोग, लेकिन उनके समुद्री जहाजों में क्या थे? इंजन लगा था। अब जमोरिन बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया। अब जमोरिन से पूछा कि यहाँ पे, तो अब भाषा तो कोई एक दूसरे को नहीं जानता था, है ना, लेकिन वो बताया क्या? मसाला के बारे में। तो जमोरिन ने ढेर सारा मसाला दे दिया, और मसाला जब ढेर सारा दिया तो बहुत कम भाव में दिया, बहुत ही कम भाव में। हालांकि आप इतना मान सकते हो
कि पैसा 9 के बराबर नहीं। ठीक है, अब वास्को डी गामा सारा बहुत सारा मसाला अपने जहाज में भर लिया। और भी मसाला था, उसके मन में तो लालच चल रहा था कि इतना महंगे मसाला इतने सस्ता कैसे मिल रहा है ना। तो भारत से ही एक मांगा जहाज जो खेप खेप पे चलता था, उसको अपने समुद्री जहाज में बांधा, पूरा लोड किया और लेके चल गया कहा, यहां नहीं, यूरोप। कहां निकल गया? यूरोप। और यूरोप पे जाके सब मसाला बेचा। सारा मसाला बेचने के बाद मुनाफा उसको हुआ 64 गुना मुनाफा हुआ। 64 गुना जब मुनाफा हुआ, अब जैसे इतना पैसा कमाया, अब जानते हैं कि पैसा जहां कमाएंगे अगल बगल के लोग पूछेगा नहीं कि कैसे कमाया, पीछे पड़ जाते हैं। अब इसके अगल बगल के लोग सब पीछे पड़ गए, कैसे कमाया कैसे कमाया। तब इन्हीं के आने के बाद, पुर्तगाली के आने के बाद, फिर जैसे सब स्पेन, फ्रांसीसी, ब्रिटेन, सब देश किसके पीछे पड़ गया? भारत के पीछे। जबकि आप एक समझ सकते हो कि भारत कितना दूर है, बहुत दूर है, 7 समुंदर पार करके आना है। लेकिन कौन लेकर आया? वास्को डी गामा। जो पैसा कमाया उसी का लालच सब देश को लेकर किधर मोड़ ला दिया? अमेरिका, ये भारत। और उसी टाइम के बाद सभी देश भारत में आ गए। ठीक है, ये था कहानी पुर्तगाली का। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए हम लोग समझेंगे कब्र पुर्तगाल, कब्र वास्को डी गामा कहां बना? कोची में बना। बार्थोलोम्यू डियाज ये कब इसकी खोज किया? 1488 में। 1488 में खोज कब किया? 1488 में। और जबकि उसी रास्ते से भारत वास्को डी गामा आया 1498। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से, है ना। दिख रहा क्लियर? ठीक है, ओके, ले लीजिए। सेकेंड सवाल पे हम चलते हैं हम लोग। देखिए सेकंड सवाल क्या आपका है? सबसे लंबी मीठी पानी का झील है। अरे ये भी फंसाएगा, है ना। हाँ, लेकिन फंसना नहीं है, यहां ध्यान देंगे। सबसे लंबी मीठी पानी का झील कौन है? मीठी पानी का मतलब भारत में कहेगा तो वुल्लर, और विश्व में कहेगा तो सुपीरियर। विश्व में कहेगा तो सुपीरियर। कौन सी पानी? मीठी पानी। लेकिन कह रहा कि नहीं, लंबी। क्या बोला आपसे? लंबी मीठी पानी। तो फंसेंगे यहाँ पे ना, तो ध्यान देंगे। लंबी मीठी पानी कौन है? टिट्टी का, सॉरी, टंगानिका। लंबी मीठी पानी कौन झील है? टंगानिका है। तो थोड़ा सा इस मीठी पानी के बारे में पूरा डिटेल्स कर देते हैं, कभी आप विश्व के झील में कंफ्यूजन ना हो। तो ध्यान देंगे। सबसे पहले आप समझेंगे सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा झील कौन है? जिसे आंतरिक झील भी आप कह सकते हैं। सबसे बड़ा आंतरिक झील कौन है? पहला सवाल पॉइंट आता है यहां पे। फिर आपसे बोलेगा सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन है? मीठी पानी की झील कौन है? फिर सवाल आपसे आएगा कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? खारे पानी की झील कौन है? ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा सबसे ऊंची झील। ऊंची झील कौन है? और सबसे मीठी पानी की झील तो यहां पे हो ही गया, है ना। अब देखो सबसे बड़ा आंतरिक झील, अच्छा गहरा झील भी आता है ना। सबसे बड़ी, सबसे गहरी झील कौन है? सबसे गहरी झील कौन है? ये 5 तरह के सवाल है, पांचों हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे आंतरिक झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी आंतरिक झील कौन है? कैस्पियन सागर। ठीक है, नेक्स्ट सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन है? ये आपका देखो सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन है? तो सुपीरियर झील। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? वान झील। वान झील ये कहां पे है? तुर्की में। वान झील कहां पे है जी? तुर्की में। कितना % खारा है अब बताओ?
परसेंट कितनी भी बड़ी हो तो अपने आप में 100 ही हो सकता है ना, बट ऐसा नहीं है, ये है 330%। 330% है। नेक्स्ट, सबसे ऊंची झील टीटीकाका। टीटीकाका। सबसे गहरी झील बैकाल झील। सबसे गहरी झील कौन है जी? बैकाल झील। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन है? बुल्लर झील। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, देखो जो वीडियो देख रहे हैं ना, जब हम रिपीट करेंगे तो वो भी मन में बोलते रहेंगे। एकदम स्मर ऐसा पढ़ना है ना कि 100% फोकस उस वीडियो पे ही हो, और थोड़ा सा हम बोले आपको याद है, फटाक से जुबान से निकले, वैसा होना चाहिए। ठीक है, देखो, सबसे बड़ा आंतरिक झील कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी मीठी पानी का झील सुपीरियर झील। सबसे बड़ी खारे पानी का झील वान झील। सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील। सबसे गहरी झील बैकाल झील। वान झील कहां पे है? तुर्की में है। कितना परसेंट? 330%। स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी में थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं। सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है ना, ये मीठी पानी सबसे है, लेकिन सुपीरियर झील 5 झीलों का मेल है। कितने झीलों का मेल है ये? 5 झीलों का मेल है। कितने झीलों का मेल है जी? 5 झीलों का मेल है। इसका ट्रिक होता है होम्स। इसका ट्रिक होता है होम्स। एच फॉर ह्यूरॉन झील। एच फॉर ह्यूरॉन झील। ओ से ओरिएंटो। ओरिएंटो झील। आप देखते होंगे ट्रिक का शॉर्ट्स वीडियो हम डालते हैं, आप जब भी मन करे 10 दिन में सारा ट्रिक एक बार देख लीजिए, हर 10 दिन में देखिए, उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना। ईरी झील और एस से सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। अब जब ध्यान समझेंगे, होम्स जो है, ये होम्स मिलकर एक सुपीरियर बनाता है, सबका एक अपना में ग्रुप है। तो एच से है ह्यूरॉन झील, ओ से ओरिएंटो झील, एम से मिशिगन झील, ई से ईरी और एस से सुपीरियर। अब थोड़ा सा एक सवाल क्या आएगा ना कि ईरी झील और ओरिएंटो झील, ईरी झील और ओरिएंटो झील, ये दोनों के सीमा पर, ये दोनों के सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सी जलप्रपात है जी? तो नियाग्रा जलप्रपात है। और ये दोनों कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। हालांकि जितने भी ये होम्स में जितने भी झीलें आती है, वो सभी के सभी झीलें ना यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। इसमें से कुछ झीलें यूएसए में है। ठीक है ना। चलो इस ट्रिक को भी सब कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया। नेक्स्ट, 3 नंबर सवाल। थाईपुमस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखो, त्योहार का हम एक सेशन लाएंगे, एक वीडियो बहुत अच्छा त्योहार का लाएंगे, जिसमें सारे त्योहारों का जिक्र करेंगे, वैसा त्योहार जो 2020 के बाद एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। अभी थोड़ा सा जब आएंगे सवाल तो हल कर लेते हैं। है थाईपुमस। थाईपुमस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाईपुमस है तमिलनाडु। थाईपुमस कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु। थाईपुमस के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं तो समझेंगे किसके लिए? तो पुष्प तारा के संबंध में। पुष्प तारा के संबंध में ये मनाया जाता है। पुष्प तारा के संबंध में मनाया जाता है। अब जान लो, बिहार एसआई का मेंस में पूछा गया ये सवाल है। पुष्प तारा के संबंध में मनाया जाता है। किसके संबंध में मनाया जाता है? पुष्प तारा। ये किस भगवान को सराहना के लिए मनाया जाता है? तो ये मुरुगन, भगवान मुरुगन की सराहना के लिए, भगवान मुरुगन की सराहना के लिए मनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल और क्या आएगा कि भगवान मुरुगन कौन थे? तो भगवान मुरुगन जो है, ये शिव जी के पुत्र माने जाते हैं। शिव जी के पुत्र माने जाते हैं। भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं। भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा पर्व अलग अलग राज्यों में देख लेते हैं, 10-5 देख लेते हैं, है ना। देखो,
सब। अब नेक्स्ट ध्यान देंगे, ओणम। ओणम किस राज्य में, ये सबको पता है कि नहीं? ओणम है केरल। ओणम किस राज्य में है जी? केरल। अब थोड़ा एक्स्ट्रा देखते हैं जो आप लोगों को नहीं याद है। छपाली बता दो जरा, छपाली कौन राज्य में है जी? तो छपाली है पंजाब। छपाली कौन राज्य में है? पंजाब। ओणम की चर्चा करें तो ओणम एक ऐसा पर्व है जिस पर्व में वहां के लोग नौकायान प्रतियोगिता करते हैं। और उस नौकायान प्रतियोगिता शुरू कहां से होती है? वेलिंगटन द्वीप से, जो कोच्चि बंदरगाह के जस्ट सामने है। छोटा सा द्वीप है, वो बनवाया था अंग्रेज, भारत में वो कृत्रिम है, प्राकृतिक वो नहीं है, याद है। छपाली कहां? पंजाब। और आप देख लो, जैसे कह सकते हैं बिहू। बिहू कहां पे है? असम। बिहू कहां पे है जी? असम। बिहू, बिहू में कई तरह के आते हैं, भोगाली बिहू, बहुत सारा बिहू है। वो सब बिहू कहां पे है? असम में। वो सारा बिहू कहां पे है? असम में है, ठीक है। तमिलनाडु की और बात करें तो पोंगल। पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और बात करते हैं कर्नाटक में तो उगादी। कर्नाटक में कौन से त्योहार मनाया जाता है? उगादी। पूछा जाएगा आपसे कि उगादी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। थाई पुमस किस राज्य में? तमिलनाडु। ओणम केरल। छपाली पंजाब। बिहू असम। मुरुगन भगवान के लिए कौन सा पर्व? थाई पुमस। किसको किसको संबंध दिया गया है? पुष्प और तारा। पुष्प और तारा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, लीजिए। ओके चलिए ठीक है। पंजाब में और भी है ना, गुरु पर्व है, गुरु पर्व भी पंजाब में, तीज भी पंजाब में, लोहड़ी भी पंजाब में, बहुत सारे पर्व है। हम पर्व पे आपको वीडियो डाल देंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी रेखा है? रेखा से तो सवाल आता ही है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको कंफ्यूज करेगा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, भूलना ही नहीं। अब यहां देखो ध्यान से, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। हम आपके लिए सवाल लाए जरूर है, बट आप वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा बताएंगे जरूर कि आपको जो भी सवाल दिया गया इसके बाद आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन बच गया हो। बिल्कुल नहीं बचेगा, तोड़ मड़ोड़ के इसको करेंगे, है ना, छोड़ना नहीं है। सब देखते हैं जब गन्ना पिसाता है तो, जब गन्ना का जूस बनता है आप कभी जाकर देखोगे, पूरा निचोड़ लेता है, उसके बाद भी सूखा सूखा बचेगा तो भी आप देखो गौर से, उसको भी डालता है, उसके बाद भी नहीं छोड़ता है। एक एक बूंद कतरा कतरा इससे बाहर निकालेंगे। वैसा चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी, उत्तरी उत्तरी मने कर्क। पूरा पृथ्वी में कै गो रेखा? 3 रेखा। सबसे नीचे मकर, उसके ऊपर विषुवत, उसके ऊपर कर्क। तो ऊपर कर्क माने कहा? उत्तर। ऊपर कर्क का माने उत्तर। अब यहां ध्यान दो, ठीक है, समझेगा अच्छे से लोग। 23.5 डिग्री उत्तरी, ठीक है, तो जब 23.5 डिग्री उत्तरी तो 23.5 डिग्री दक्षिणी होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। नेक्स्ट 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी, दक्षिणी तो जाहिर सी बात है कि 66.5 डिग्री उत्तरी भी होगा, होगा ना। ये तो होना ही चाहिए ना। अगर 23.5 डिग्री उत्तरी है तो 66.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री दक्षिणी है तो 66.5 डिग्री उत्तरी। इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये दोनों को कहा जाता है कर्क रेखा। ये दोनों को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। इसे कहा जाता है कर्क रेखा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कर्क रेखा। और इसे कहते हैं मकर रेखा। इसे हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग जी? मकर रेखा। इसे कहते हैं मकर रेखा। अब जरा से यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। कर्क रेखा को ये बताया गया है वीडियो 3 में शायद या 4 में कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बोलो जिससे याद है ना वो बोलो, बोलते रहो।
दो बार कर्क रेखा को कौन नदी काटती है, और दो बार ये पढ़ाया गया है। जो मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे उनको अच्छे से कंप्लीट होगा, और देखे होंगे तो दोनों का कमेंट हमें वीडियो में चाहिए। और मेरे जितने भी स्टूडेंट क्लास करते हैं वो सबका कमेंट आना चाहिए ताकि वो वीडियो देखे। ठीक है, टाइम पास नहीं करो, अच्छे से स्टडी करो, है ना। जीके आपकी आप ही के लिए जीके सब इतना लाए हैं। अब देखो, कर्क को दो बार कौन काटती है, अब मकर को दो बार कौन सी नदी काटती है, ये आपको वीडियो में कमेंट में बताना है। ठीक है, अब आगे जरा देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा विस्तार कर दे रहे हैं, तब तक आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। चलिए, हो गया जी। देखो इसको समझते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा का पहला सवाल कि कर्क रेखा का, ये कर्क रेखा जो है ना, ये भारत को दो भाग में बांट देती है। भारत को दो भाग में बांटती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा भारत को दो भाग में बांटती है। कौन सी रेखा बांटती है, तो कर्क रेखा बांटती है। और दो भाग में बांट तो दी, नीचे क्या है ऊपर क्या है ये समझोगे। नीचे, कर्क के नीचे, अब हम नीचे बनाए तो आप समझिएगा, दक्षिण, कर्क के दक्षिण और कर्क के उत्तर। कर्क के दक्षिण में उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, और कर्क के ऊपर जो है ये शीतोष्ण कटिबंध। कर्क के ऊपर कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। कर्क के नीचे उष्ण और कर्क के नीचे शीतोष्ण। कर्क के ऊपर उष्ण, कर्क के नीचे शीतोष्ण। कर्क रेखा जो है ना, ये भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, ऐसे पूछता है आजकल ना कि कर्क रेखा कौन से शहर पे नहीं है। अगर आपको स्टेट याद है तो शहर भी याद होगा, है ना। तो भारत के 8 राज्यों से, इसका ट्रिक होता है, वो ट्रिक हमें पता है, सब जानते हो, लेकिन हो सके एग्जाम में आपसे कुछ और पूछ रहे कि कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य में प्रवेश करती है, भारत की कौन सी गांव में प्रवेश करती है, कर्क रेखा भारत की किस राज्य में ज्यादा विस्तार है, किस राज्य में कम विस्तार है, सारा कंप्लीट यहां पे करेंगे हम लोग। पहले ट्रिक जो आपको जानकारी है थोड़ा सा खुश करते हैं कि हाँ आपको पता है। देखो, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, एक बार एक ऐसा सवाल हम डालेंगे कल परसों जिसे भारत की ऑल स्टेट आपको दिमाग में डालेंगे। उस प्रकार जब आपको स्टेट याद हो जाएगा ना, तो किस कौन राज्य के बाद किस राज्य में गया, किस राज्य में गया, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मी से बताएंगे मिजोरम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड कितने राज्य हो गए, तो 8 राज्य हो गए। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड। लेकिन अब कभी सवाल आपसे पूछेगा कि क्रम का रूप में बताया जाए या किस राज्य में प्रवेश किया। सबसे पहला प्रवेश करते हैं कर्क रेखा भारत में किस राज्य में, गुजरात। किस राज्य में, गुजरात। ज्यादा ज्यादा विस्तार भारत में किस राज्य में है, एमपी। नेक्स्ट आपका कम विस्तार, थोड़ा सा सिर्फ टच करता है, वो है राजस्थान। राजस्थान, वो है राजस्थान। और राजस्थान के कौन से गांव में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रखना इसको 5 बार संबंध में बोलना, वासवाड़ा गांव। कौन सी गांव में जी, वासवाड़ा गांव। पूछा जाएगा आपसे कि कम विस्तार राजस्थान में तो है, लेकिन राजस्थान में किस गांव में प्रवेश करती है, वासवाड़ा गांव। किस गांव में, वासवाड़ा गांव। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश किया, ध्यान देते हैं।
सबसे पहले प्रवेश करता है गुजरात। जीटी माने हमें समझना है, जीटी का मतलब क्या समझना है हमें, गुजरात। सब बोलते रहो सब मेरे साथ। सबसे पहले कहां प्रवेश किया, गुजरात। गुजरात के बाद कहां आता है, राजस्थान, आर एस याद करेंगे, राजस्थान। इसके बाद कहां आता है जी, एमपी। एमपी के बाद छत्तीसगढ़, एमपी के बाद छत्तीसगढ़। अब बताओ छत्तीसगढ़ के बाद एमपी, जैसे ध्यान देना हम लोग, यहाँ गुजरात, गुजरात के बाद बगल में हल्का सा ऊपर से है झारखंड, फिर एमपी, फिर आ गया छत्तीसगढ़, फिर आगे बढ़े तो झारखंड, फिर आगे बढ़े तो मिजोरम, ठीक है, सॉरी झारखंड के पहले पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर कौन है, मिजोरम, उसके बाद कौन है, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। देखो फिर से इसको बता दे रहा आपको, हम क्लियरिंग कर दे रहे हैं ना। देखिए समझिए, सबसे पहले प्रवेश करता है कहां, गुजरात। जीटी का मतलब हमें समझना है गुजरात। गुजरात के बाद एमपी, राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। हो गया। एक बार मेरे साथ सब बोल दीजिए, बोलिए सब लोग मेरे साथ एक बार। पहला सबसे पहले कहां प्रवेश किया, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। पूरा कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट सब तो ले लीजिए सब जल्दी, दिख रहा है ना नीचे, हाँ ठीक हो गया जी। देखो आगे हम लोग 5 नंबर सवाल है, श्योक किस नदी का उपनदी है। अच्छा, उपनदी का मतलब क्या होता है, सहायक। उपनदी का मतलब सहायक। जैसे एक है राष्ट्रपति, उनके उपराष्ट्रपति मतलब उनके सहायक, है ना, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। उसी प्रकार नदी का उपनदी, नदी का उपनदी, जो इनके सहायता के लिए इन्हें बनाया गया है। तो ध्यान देंगे, श्योक किस नदी का उपनदी है, बताओ, सिंधु। कौन सी नदी है जी वो, सिंधु। कौन सी नदी है वो, सिंधु। कौन सी नदी है जी वो, सिंधु। कौन सी नदी है, सिंधु। श्योक नदी किसकी है, तो सिंधु की है, श्योक नदी सिंधु। अब सिंधु के बारे में विस्तार से समझते हैं। सिंधु एक हिमालयन नदी है, सिंधु एक हिमालयन नदी है। सिंधु के बारे में थोड़ा हम समझते हैं डिटेल से। सिंधु नदी, ठीक है ना, सिंधु नदी जो है ये भारत के नहीं, पूरा विश्व के 3 देशों से गुजरती है। सबसे पहले तिब्बत, तिब्बत हालांकि इंडिपेंडेंट भी है और चीन के अंदर भी है, हम तिब्बत ही मानते हैं ना। तिब्बत के बाद भारत, और इसके बाद चली जाती है पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब इससे ना काफी सारे सवाल आते हैं। आजकल सिंधु, आज ही का मतलब कल का ही न्यूज है ना, कि सिंधु नदी बहुत विवादित है। सिंधु नदी पे एक वीडियो हम डालेंगे आज, है ना, जो अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक, उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो सिंधु नदी के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा, क्योंकि अभी आपको समझा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो सिंधु नदी जो है ये तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, ये सिंधु नदी निकली कहां से है, तो तिब्बत के, तिब्बत में कैलाश पर्वत सब जानते हैं ना, भोलेनाथ का वासी। तो कैलाश पर्वत के पास एक मानसरोवर झील है, तिब्बत के पास एक मानसरोवर झील है, मान सरोवर झील है, और उसी झील से निकलती है, उसी झील से निकलती है ना। अब उसके बाद इनका मुहाना, मुहाना का मतलब कहां जाकर गिर जाती है, तो ये गिर जाती है अरब सागर, अरब सागर। कहां गिरती है ये, अरब सागर। सिंधु नदी जो है ये कौन सा पर्वत श्रेणियां में बहती है, तो सिंधु नदी को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम आपको शायद फर्स्ट वीडियो में पढ़ाए थे, हिमालय में एक सवाल आया था, ठीक है ना। तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां, सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, और उसके बाद है जास्कर। फिर से ध्यान देंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी, कौन सी नदी,
श्योक नदी, लेकिन लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी, श्योक नदी ऊपर से आकर फिर सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। सिंधु नदी जो है यह जास्कर श्रेणियां से गुजरती है, जास्कर श्रेणियां से गुजरती है, जास्कर श्रेणियां से गुजरती है, ठीक है। सिंधु नदी के महत्वपूर्ण नदियां 5 सहायक है। सिंधु के कितनी नदी सहायक नदी है? 5 सहायक नदी है, महत्वपूर्ण। ये सब बाएं हैं, दाएं पे और भी है, और भी श्योक वगैरह सब दाएं पे है, देखिए 5 महत्वपूर्ण है। अभी पांचों को थोड़ा सा हम ध्यान देते, देखिए सब 5 महत्वपूर्ण है, तो कौन है? देखो 5 सहायक नदियां की बात करते हैं, तो 5 सहायक नदी ठीक दिख रहा है ना। 5 सहायक नदी कौन है? कि पहला झेलम, झेलम, फिर चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और एक बात आपको हम ध्यान दें कि जो हम पांचों क्रम से बताए हैं ना, आपको क्रम से अगर याद रहेगा तो 1 नंबर ऐसे ही याद है ना कि सिंधु नदी समझौता के में 3 नदियां दे दिया गया पाकिस्तान को, 3 नदियां दे दिया गया भारत को। कौन से 3 नदी भारत में, कौन से 3 नदी पाकिस्तान में, सबसे इजी हो जाएगा ये, ठीक है ना। जब हम क्रम से याद करेंगे, रावी, ब्यास, सतलज भारत, और चिनाब, झेलम, सिंधु पाकिस्तान। चलो अब यहाँ नेक्स्ट थोड़ा समझते हैं पहले। देखो 5 सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये पांचों नदियां की भूमि को, ये पांचों नदियां की भूमि को पंजाब कहते हैं। भूमि को क्या बोलते हैं? पंजाब। पांचों नदियां की भूमि को क्या बोलते हैं? पंजाब कहते हैं। झेलम एकमात्र ऐसा नदी है, झेलम एकमात्र ऐसा नदी है कि जो कहां से निकली है? झील से बनी है, बैरीनाग झील। झेलम जो है वो बैरीनाग झील से निकली है। झेलम कौन सी झील से निकली है? बैरीनाग। तो बैरीनाग झील से निकली है, इसलिए इसको कहते हैं झेलम। झील से बनी तो क्या कहलाई? झेलम। झील से बनी तो क्या कहलाई जी? झेलम। एकमात्र नदी जो झील से निकली है। और आगे एक बात बता दें आपको, इस झील से भी कई सारे नदी निकली है। सोचिए कितना बड़ा ये झील होगा। और झील से नदी निकली है कैसे? तो झील जब ऊपर से झरना गिरता है पानी ना, वो जाके आगे नदी का आकार बना लिया, ठीक है। अब देखो चिनाब, चिनाब, अब देखो झीलम का पुराना नाम क्या है? झीलम का पुराना नाम है विस्तता, विस्तता। चिनाब का पुराना नाम आस्कनी, रावी का पुराना नाम पुरुषनी, ब्यास का पुराना नाम बिपाशा। इन्हीं को भूल जा रहे हैं, बताइए। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा, सतलज का शत्रुदी, शत्रुदी। ये सब ना, ये सब प्राचीन नाम है। ये सब कौन सी नाम है? प्राचीन नाम है। ये सब प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम। सिंधु सभ्यता में, वैदिक काल में इन लोगों को ये सब नाम से पुकारा जाता था। झेलम का, मेरे से बोलिए सब, झेलम का प्राचीन नाम विस्तता, चिनाब का प्राचीन नाम आस्कनी, रावी का पुरुषनी, ब्यास का बिपाशा, सतलज का शत्रुदी, सतलज का शत्रुदी। ठीक है, सब इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए कंप्लीट है। देखो 6 नंबर सवाल, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, क्यों हुई थी, किन्होंने किया था? हर चीज कंप्लीट करेंगे। स्थापना हुई 1939, 1939, 1939। अब बताओ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया किन्होंने? तो ये किए थे किन्होंने? ये किए थे सुभाष चंद्र बोस, एस.सी. बोस। आप जानते हैं सबसे गर्म दल के नेता। एस.सी. बोस को हल्का में बिल्कुल मत लीजिए। सबसे गर्म दल के नेता सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने अब हो गए आईएएस, लेकिन ब्रिटिश काल में था आईसीएस।
इंडियन सिविल सर्विस, अब हो गए IAS। तो उस समय की ICS किए हुए व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे थे, और ICS किए नहीं, ICS बनने के बाद मतलब क्या बोलते उसको, त्याग पत्र भी दे दिए थे। बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति थे। इनके बारे में थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। SC बोस, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, कटक, कटक है उड़ीसा, कटक कहां पे है, उड़ीसा। 1897 को कहां पे हुआ, कटक में। कटक कहां पे है जी, उड़ीसा में है। कटक को बोलते हैं भारत का चावल अनुसंधान, कहां पे है, कटक में है ना। 23 जनवरी को मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस की वजह से इस दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। अब यहाँ पे और भी सवाल आपको यहाँ दागा जाएगा, और दागने दीजिए, हमको छोड़ना नहीं है ना। SC बोस जो है, इनका राजनीतिक गुरु कौन थे, राजनैतिक गुरु। ये राजनीतिक में कब आए, राजनीतिक में कौन सा पद छोड़कर आए थे, ICS का। इनका आध्यात्मिक गुरु कौन है, आध्यात्मिक गुरु कौन है, राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु। राजनीतिक गुरु CR दास, CR दास। और आध्यात्मिक गुरु थे विवेकानंद, बहुत ही अच्छे रास्ता बताने वाला, अच्छे मार्गदर्शक करने वाले। सबसे अच्छे मार्गदर्शक कौन करते थे, विवेकानंद। ठीक है, CR दास। CR दास के बारे में इसे 2 लाइन आपको बता देते हैं, आपको पढ़ाया गया है इसलिए हम बता रहे हैं। CR दास जो है, ये 1922 में जब भारत में बिहार में राष्ट्रीय INC इनका अधिवेशन हुआ था, इनका अधिवेशन कहां हुआ था, गया में। तो उनके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और भी थे, जो स्वराज पार्टी, जो स्वराज दल था 1924 में जो स्थापना, 23 में जो स्थापना हुई थी इलाहाबाद में, उनकी भी स्थापना करने का हाथ किनका था, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आगे देखते हैं। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, विवेकानंद। ठीक है ना। SC बोस को कई सारे उपाधि मिले, उपाधि लायक ही थे। इनको एक नायक की उपाधि मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नायक की उपाधि इनको मिला। तो नायक की उपाधि किसने दिया, ये नायक को उपाधि दिया इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें एक और उपाधि मिला, नेताजी। हम लोग बोलते भी हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नेताजी के सुभाष चंद्र बोस के नाम पे देखो एक कलकत्ता में नेताजी हेस्टिंग्स, जहां पे आज से 6-7 साल पहले ही वहां पे नेवी वगैरह का एग्जाम होता था। एग्जाम दीजिए, मेडिकल दीजिए, फिजिकल दीजिए, सब वहां कंप्लीट। उसका नाम था नेताजी हेस्टिंग्स। तो नेताजी किनके नाम पे पड़ा वो, तो सुभाष चंद्र बोस। नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किन्होंने कहा, एडोल्फ हिटलर। सबसे माने ये इससे ज्यादा कोई पराक्रमी था ही नहीं, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर सबसे खतरनाक व्यक्ति, सबसे खतरनाक। इनके सामने अगर जो दुश्मन है ना, वो ये जानते थे कि दुश्मन को कैसे तड़पाना चाहिए, दुश्मन को कैसे मारना चाहिए, कैसे उसको टॉर्चर करना चाहिए। उससे भी भयानक एकदम सीन कौन दिखाते थे, एडोल्फ हिटलर। और आज वही सीन दिखाने का हम भारत का भी आ गया है, किसको, पाकिस्तान को। ठीक है ना, इसके बारे में बताएंगे अभी। अब देखो नेक्स्ट, नेताजी किन, सुनिएगा, नायक की उपाधि किन्होंने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर। नेताजी को उपाधि किसने दिया, एडोल्फ हिटलर। आगे हम यहां देखते हैं अब, तो महात्मा गांधी को, अब सुभाष चंद्र बोस भी तो कुछ दिए ना उपाधि, तो सुनिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किन्होंने सबसे पहले कहा, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किन्होंने कहा, सुभाष, SC बोस। पूछा जाएगा आपसे कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता से किसने घोषित किया, तो SC बोस, SC बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस। कहां से कहे थे, सिंगापुर से, एक रेडियो में, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, अब हम अंग्रेज के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, आप इसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए।
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विवाद था, लेकिन आप उनको विवाद नहीं कह सकते हैं। देखिए क्यों थोड़ा बहुत टन बन हो गया था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरा का त्रिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था आईएनसी, इसका अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1938 को। फिर 1939 को भी हरिपुरा का जब हुआ तो उसमें कौन चुने गए इनका अध्यक्ष? आईएनसी का, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बी का भी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस। हालांकि अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस और उस समय एक और खड़े हुए थे पटाभी सीतारमैया, और महात्मा गांधी का यह मन था कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष न बनकर बन जाए पटाभी सीतारमैया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब दोनों के बीच जब मतदान हुआ तो मतदान में विजयी रहे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उनको जैसे ही खबर मिला कि महात्मा गांधी हमें नहीं चाह रहे थे, तो उसी समय उन्होंने क्या किए? त्याग पत्र दे दिए, अध्यक्षता से त्याग पत्र दिए, और अध्यक्षता से त्याग पत्र देकर उसी समय 1939 में स्थापना किए फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या चीज का स्थापना किए? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए। फॉरवर्ड ब्लॉक है क्या, था क्या? एक छोटी सी सेना का संगठन था, एक छोटी सी सेना का संगठन। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। हो गया? अब यहां देखो नेक्स्ट, इसमें थोड़ा समझते हो। फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद नेताजी हुआ क्या? जब नेताजी कांग्रेस से हट गए, इस्तीफा दिए, इस्तीफा देने के बाद ये निकल गए, बहुत सारे विदेश में घूमे, घूमते घूमते कहां पहुंचे? जर्मनी। कहां पहुंचे? जर्मनी। और आपको याद है कि 1939 के बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उस समय जर्मनी धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो जर्मनी पहुंचे कौन? सुभाष चंद्र बोस। जैसे जर्मनी पहुंचे तो जर्मनी में मिले एडोल्फ हिटलर। मिले किनसे? एडोल्फ हिटलर से। जब एडोल्फ हिटलर से मिले तो एडोल्फ हिटलर से मिलने के बाद एडोल्फ हिटलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि दिया, और एडोल्फ हिटलर जो भारतीय सैनिक को पकड़ के रखा था, उस सभी सैनिक को नेताजी ने छुड़ा दिया। अब कैसे? मान लिया जाए जब विश्व युद्ध हो रहा था तो एडोल्फ भारत के जो सैनिक थे वो लड़ रहे थे ब्रिटेन की तरफ से। अब ब्रिटेन से कौन लड़ रहा था? जर्मनी। तो जर्मनी सभी सेना को लाके रख दिया, और रख कर क्या किया? कैद कर दिया। नेताजी ने एडोल्फ हिटलर को वादा किया कि आप इस सब सिपाही को मेरे पास दे दीजिए, और हम इसको ऐसा बनाएंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ लड़वाएंगे, और जब इंग्लैंड के खिलाफ लड़वाएंगे तो आपकी इसमें जीत होगी। तो एडोल्फ हिटलर ने उन पे भरोसा करके उनको दे दिया। उस समय चल गए ट्रेनिंग दिलाने के लिए सभी सैनिकों को जापान, सिंगापुर, जापान चले गए। अब उसके बाद जापान में हुआ क्या कि जापान में जैसे गए, जापान के जो राजा थे, जो भी वहां पे राष्ट्रपति थे, वो क्या किए कि नेताजी को अंडमान निकोबार दे दिए। अंडमान निकोबार ले जाइए, वहां पे ट्रेनिंग दीजिए। तो अंडमान निकोबार एसटी बॉस को मिला, एससी बॉस को मिला। अब पूछा जाएगा आपसे सवाल, अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र बोस को किन्होंने दिया? तो जापान ने। किन्होंने दिया अंडमान निकोबार? जापान ने। किसको दिया? सुभाष चंद्र बोस को दिया। और सुभाष चंद्र बोस इसका दो नाम रख दिए, एक पहला नाम रखे स्वराज द्वीप, और एक का नाम रख दिए शहीद द्वीप। शहीद द्वीप, एक का नाम स्वराज द्वीप और एक का नाम शहीद द्वीप, दो नाम रख दिए। एक सवाल और आपको यहां पे आएगा कि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के तरफ से भारतीय सैनिकों को भेजे थे, इसलिए महात्मा गांधी को सार्जेंट भी कहा जाता है, सार्जेंट। ठीक है, आगे देखो, अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र बोस को किन्होंने दिया? जापान ने दिया। और जापान ने दिया अंडमान निकोबार, तो दो इनका नाम रख दिए सुभाष चंद्र बोस जी, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। अब सुनिएगा, 1942 में एक आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था।
ठीक है ना। अब समझेंगे आजाद हिंद फौज है क्या। एक सेना की टुकड़ी है। तो आजाद हिंद फौज जो है, इसको सबसे पहले किसके मन में आया एक सेना का संगठन बनाया जाए। तो सबसे पहले दिमाग में आया, दिमाग में कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। किसके दिमाग में सबसे पहले आया था, कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन और इसको बनाया किसने, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। फिर 1943 ईस्वी में ये दे दिया गया सुभाष चंद्र बोस को। 1943 में किसको दे दिया गया जी, सुभाष चंद्र बोस को। तो इसी समय इन्होंने 1943 में स्थापना किए आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां पे किए थे, सिंगापुर में। कहां पे किए थे, सिंगापुर में। कहां पे किए थे जी, तो सिंगापुर में किए थे, ठीक है ना। अब उसके बाद हुआ क्या, जापान में उस समय थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वहां पे हुआ क्या कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को यूएसए ने परमाणु बम गिरा दिया, परमाणु बम गिराया। कहां गिराया, जापान में। कहां गिराया, जापान में। और उस समय जापान में तो सुभाष चंद्र बोस थी। अब वहां से सुभाष चंद्र बोस निकल गए, और निकल गए तो फार्मोसा, फार्मोसा एक देश है जिसका अब नाम है ताइवान, वहीं पे विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जो कि ये लाइन, अब ये लाइन विवादित है, अभी कंफर्मेशन नहीं किया गया है कि फार्मोसा में ही उनका विमान दुर्घटना में मृत्यु हुआ या फिर कोई कैद कर लिया, क्या हुआ अभी सब कोई बात नहीं फाइनल हुआ है, ठीक है। जब जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराया, और जापान का बड़े बड़े शहरों पे गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी। वो जो दोनों शहर है ना, बहुत बड़े शहर, अभी भी वहां पे लोग जो जन्म लेते हैं वो लुल्ला लंगड़ा विकलांग जन्म लेते हैं, अभी तक उसका प्रकोप है, आप समझ सकते हो, ठीक है। जापान, इनकी मृत्यु जो है 1945 में, 45 में फार्मोसा, फार्मोसा विमान दुर्घटना में, विमान दुर्घटना में मौत हो गई। विमान दुर्घटना में मौत सुभाष चंद्र बोस की कब हो गई, 1945 में, 1945 में हो गई, ठीक है। अब यह नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे हम लोग। फार्मोसा का वर्तमान नाम, फार्मोसा का वर्तमान नाम ताइवान। फार्मोसा का वर्तमान नाम क्या है जी, ताइवान। चलिए इतना ही रहने देते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हम आपको इसको रिवीजन करा देते हैं जल्दी। अब यहाँ थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ, सब बोलेंगे सब मेरे साथ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को। इस दिन क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। इनका जन्म हुआ था कहां, कटक में। कहां जन्म हुआ था, कटक में। कटक वर्तमान में कहां पे है, उड़ीसा में। कटक कहां पे है, उड़ीसा में है। सुभाष चंद्र बोस की राजनैतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास, CR दास, चित्तरंजन दास। अध्यात्मक गुरु कौन थे, विवेकानंद। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, विवेकानंद। नेक्स्ट है आपका, सुभाष चंद्र बोस को नायक की उपाधि किन्होंने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव कहा जाता है, गुरुदेव। नेताजी का उपाधि किसने दिया, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने कहानी भी लिखा, माई कैम्प, मेरी संघर्ष। एडोल्फ हिटलर इतना खतरनाक था ना कि एक मतलब कि रूम में बंद कर दिया, जहरीला गैस डाल दिया, मैं बहरे से देखता था, वो शीशा का कैसे लोग मर रहा। उतना ही नहीं, 24 घंटा लगवाता था ये, बिना खेले, फिर इंजेक्शन दे दे के। ऐसा खतरनाक था ये एडोल्फ हिटलर, ठीक है। आगे देखो क्या समझेंगे, इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में। कहां पे, त्रिपुरा में। 1939 में हरिपुरा में अध्यक्ष बने थे। राष्ट्रपिता को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किन्होंने पहले कहा, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं हम लोग। जब सुभाष चंद्र बोस जापान में गए तो जापान के लोग, जापान के जो थे
वो अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट के तौर पर दे दिए, जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस ने चेंज कर दिए स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप। ये सवाल पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार का नाम, द्वीप का नाम किन्होंने चेंज किया था? सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम रखे थे? स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। आजाद हिंद फौज जो है 1942 ईस्वी में सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन इसका स्थापना कौन किए? रासबिहारी बोस। स्थापना कौन किए? रासबिहारी बोस। आजाद हिंद फौज 1943 में सुभाष चंद्र बोस को मिला। किनको मिला? सुभाष चंद्र बोस को 1943 में। तो इनका एक कमान भी संभाली और एक नया शुरू किए आजाद हिंद सरकार। कहां पे शुरू किए थे? सिंगापुर में। जापान में जब 2 दिन गिरा दिए गए परमाणु बम, तो वहां से सुभाष चंद्र बोस निकल गए। उसके बाद 1945 ईस्वी में फॉर्मोसा विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई, जो विवादित है, कंफर्मेशन नहीं है। वर्तमान में फॉर्मोसा का नाम क्या है? ताइवान। वर्तमान में फॉर्मोसा का नाम क्या है जी? ताइवान है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए। कौन सी एल्युमिनियम कंपनी रूस की सहायता से बना है? कौन सी एल्युमिनियम कंपनी रूस की सहायता से बना है? तो दिल से एक बार सब देख लीजिए, कौन सी एल्युमिनियम कंपनी रूस की सहायता से बना है? चलिए, इसका आंसर है बाल्को। इसका आंसर क्या है जी? बाल्को। इसका आंसर क्या है? बाल्को। थोड़ा सा देखते हैं सबके बारे में, है ना। बाल्को बना किसकी सहायता से? बाल्को बना रूस की सहायता से। बाल्को बना रूस की सहायता से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बताओ, दुर्गापुर किसकी सहायता से बना? दुर्गापुर किसकी सहायता से बना? ब्रिटेन। वेदांता किसकी सहायता से बना? जर्मनी। ठीक है। अब यहां वेदांता किसकी सहायता से बना जी? जर्मनी। दुर्गापुर किसकी सहायता से बना था? जर्मनी। राउरकेला, राउरकेला जर्मनी। राउरकेला जर्मनी। और कौन कौन सी है? झारखंड में भी। चलो इतना सब देखो, कॉपी कर, स्क्रीनशॉट सब लीजिए इतना। हो गया जी? चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब समझेंगे इसको। कौन सी एल्युमिनियम कंपनी रूस की सहायता से बना है? तो बाल्को। कौन सी कंपनी? बाल्को। ठीक है। बाल्को में नाल्को भी आता है, माल्को भी आता है। माल्को किससे बना है? इटली से। माल्को इटली। फिर पूछेगा आपको नाल्को फ्रांस। नाल्को फ्रांस। हिंडाल्को यूएसए। हिंडाल्को यूएसए। हिंडाल्को कनाडा। हिंडाल्को कनाडा। बताओ सब लोग, भारत में एक सवाल का सब जवाब देंगे कि भारत में बाल्को, नाल्को, माल्को, हिंडाल्को और हिंडाल्को, ये जितने भी है, ये सब कैसी कंपनी है? सब है एल्यूमिनियम। कैसी कंपनी है? सब एल्यूमिनियम। सब है एल्यूमिनियम। हिंडाल्को माने HIN, हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड। बाल्को, बाल्को BH, भारत एल्युमिनियम लिमिटेड। स्क्रीनशॉट सब लीजिए इसको। इसमें इतना ही रहने देते हैं, है ना। आगे देखो, नेक्स्ट नंबर समझेंगे। 8 नंबर सवाल पे चलते हैं। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान सिविल संहिता आप सबको जानकारी होगा कि 44 में है। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि समान सिविल का मतलब, अगर आप भारत में हैं, अगर आप भारत में हैं तो आपका धर्म, चाहे आप किसी भी धर्म से है, विवाह, तलाक, ये सब एक ही, सबका एक रहेगा, समान रहेगा। विवाह करने का आपका विधि चेंज हो सकता है, ये सबका विधि चेंज होगा। विवाह करने का विधि अपना अपना है। मुस्लिम लोग अपना विधि करेंगे, हिंदू लोग अपना विधि से करेंगे, विधि अपना अपना। लेकिन तलाक कोई अपना अपना नहीं। पहले था, इस्लाम धर्म में कहा गया था, इस्लाम धर्म का अपना कानून है, शरिया कानून, बहुत सारा अपना अपना उन लोगों का कानून था।
तो 3 तलाक को बंद कर दिया गया। अब नहीं, अब कोर्ट में आइए, सीधे कोर्ट में आइए। अगर आप कोई कहते हैं तलाक तलाक तलाक, अब कान पकड़ से सीधे कोर्ट में चलो तो पूरे तलाक करके हो गया। अब नहीं, सब खत्म कहानी। 2019 के बाद सब खत्म। अब जो होगा तलाक कोर्ट के नोटिस के अनुसार होगा। ठीक है। 44, सब जल्दी बताओ, समान सिविल संहिता कौन? 44। अब थोड़ा सा रिवाइज कर दे, ठीक है ना। जब अब ट्रिक होता है दमन, दमन, दमन ट्रिक होता है, ये होता है 41 आर्टिकल्स, 42, 43, अनुच्छेद 41 में द, 42 में म और 43 में न। क्या है देखो, दमन के मने दशाएं, दमन के मने दशाएं, दमन का मतलब दशाएं। अब दशाएं का मतलब क्या होता है देखो, कुछ ऐसी चीजें, जैसे कि कोई चीजों में, जैसे मान लिया होता क्या है ना कि कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन और क्या होता है, विकलांग के लिए साइकिल वगैरह होता है। तो इसको कहा जाता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। सरकारी सहायता का मतलब आप समझ सकते हो क्या क्या, आजकल तो बहुत सारा सरकारी सहायता हो गया, नहीं हो गया, पहले इतना नहीं था। अब क्या, पहले एक दो एग्जाम्पल आपको बता दिया जाए। विकलांग के लिए साइकिल, विकलांग के लिए आप सोचो, इतना सरकार मेहनत करके साइकिल दे रहा है, और आज का सब साइकिल, ये विकलांग वाला जो साइकिल, बैटरी वाला साइकिल नहीं होता है, पूरा लेके उड़ाले है सब, जैसे एकदम बाइक पे पीछे कर देता है। एक बार हम ही लोग को, हम यहाँ पे खड़े थे, आया हम इतना तेज से आया कि एक चक्का उसका उठा के पार किया। ये लो स्टंट मन, है ना। यही कि अब भगवान पहले से, सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, भगवान पहले से उसको पैर वैसे करके दे, उसके बाद में सब स्टंट मारता है। देखिए क्या बात है। चलो अब देखो, दमन, सबसे पहले 41 में द है। द का मतलब क्या होता है? दशाएं। दशाएं का मतलब कुछ दशा में सरकारी, कुछ दशा में सरकारी सहायता, ठीक है ना। अब कुछ दशा में सरकारी सहायता का मतलब हो गया कि विकलांग के लिए साइकिल मिल जाएगा, वृद्धा पेंशन मिल जाएगा, विधवा पेंशन मिल जाएगा, और आजकल आयुष्मान कार्ड भी मिल जा रहा है कि किसी किसी का हेल्थ में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड की भी सेवा मिल जा रही है। तो जितनी भी सब सेवाएं मिलती है ना, वो सब आर्टिकल्स 41 के तहत, आर्टिकल्स 41 के तहत। एक दो और लिख देते हैं ना, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दो, म से क्या है? मनोनीत, मनोनीत होता है ना, मनोनीत, म से मनोनीत। जैसे कि इसमें क्या आता है ना कि गर्भवती महिला से, गर्भवती महिला से कठोर काम न कराना, कठोर काम न कराना। जैसे कि आप देखोगे कोई भी जॉब लग गया, बिहार पुलिस का ही जॉब लगा, टीचर का ही जॉब लगा, तो जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो उनको ज्यादा कठोर काम नहीं दिया जाता है। ये किस आर्टिकल्स के तहत? 42 के तहत। लेकिन कठोर काम नहीं, फाइल सजाना या फिर बैठना, खड़ा होना, ये चीज दे सकता है, लेकिन आपको ड्यूटी करने बाहर नहीं भेजेगा। ये किस वजह से? तो आर्टिकल 42 की वजह से। आर्टिकल 42 ये भी कहता है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उस गर्भवती महिला को आप छुट्टी भी दे सकते हैं, कंटिन्यू काफी दिन तक वो घर भी रह सकता है, ठीक है ना। चल आगे देखो, नेक्स्ट हम सुनेंगे। अब क्या होता है 43, न, न माने निर्वाहन, निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी। यानी कि आप देखो, आप देख सकते हो कि भारत में, ठीक है ना, भारत में कोई भी जॉब हो, इतना सैलरी दे देता है कि जिससे आप अपना एक महीना खर्च आसानी से चला सकते हैं। इसीलिए महंगाई भत्ता के अनुसार पे लेवल बढ़ता है, 7, 6 पे, 7 पे, अब 8 पे लागू होने वाला 2026 से। सोचो कि कितना पेमेंट जाएगा। तो ये होता है, निर्वाह में होता है क्या कि इतना सरकार सैलरी दे सके, सरकार इतना सैलरी दे दे, सैलरी दे सके ताकि परिवार चलाने में, परिवार चलाने में दिक्कत न हो, परिवार चलाने में दिक्कत न हो। स्क्रीनशॉट सब लीजिए जल्दी में।
ओके ना। चलो इसी के तहत एक चीज और आता है, इसके तहत अगर आप कानून को अगर कोई गलती करता है, अपराध के कानून को हम कहते हैं दंड संहिता, दंड संहिता। लेकिन चुनाव के कानून को क्या बोलते हैं? चुनाव के कानून को हम बोलते हैं आचार संहिता, आचार संहिता, जो बिहार में अब लागू होने वाली, अब भी तो सितंबर में लागू होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। 9 नंबर सवाल देखिए, कलिंग युद्ध की चर्चा किस अनुच्छेद में? पूरा इसको रटेंगे जी, और क्लास में मेरे पास इतने बच्चे पढ़ रहे होंगे तो सबको रटवाया गया भी है। कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध की चर्चा किस अनुच्छेद में, सॉरी किस अभिलेख में है? किस अभिलेख में है? 13। किसमें है? 13। कलिंग युद्ध किसके समय? अशोक। कलिंग युद्ध किसके समय जी? अशोक के समय। अशोक ने कलिंग युद्ध करने के बाद ही पूरा मतलब मारपीट हत्या से त्याग, इतना लोग को मार दिए थे लोग कि उसको दोबारा मतलब चले भी, घर भी ऐसे चल रहा तो लग रहा कि हम लाश पे पैर रख के चल रहे। उसको बहुत आहत हुआ, बहुत आहत हुआ। इसके बाद इन्होंने ना युद्ध करना ही छोड़ दिया था। तो कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक हैं, महान सम्राट अशोक उनको बोल सकते हैं हम लोग, अशोक के द्वारा 13-14 गो अभिलेख था, वो 14 याद करेंगे तुरंत अभी। ठीक है, लिखेंगे नहीं, इसी में सब है, टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करे। देखो ध्यान से, आजा भाई, हाँ आ गए। हम रखना है, इसको रखने की भी तरीका आपको बता देते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, तुरंत याद रहेगा, अभी मुजबानी सबको याद होगा। देखो, एक में जीव हत्या, जीव की हत्या एक, जीव की हत्या एक, जीव की हत्या। देखो सबसे पहले जीव हत्या, जीव हत्या का निषेध। अब मैंने उतना सारा को शोक मार दिए, अब कि नहीं, अब जीव हत्या हमें नहीं करना है। ठीक है, जीव हत्या एक पर, अब जीव की हत्या करेगा, गलती से कोई हत्या कर ही रहा होगा, उसको बचाने को चल जाएगा तो उसका इलाज कराएगा ना जी। तो सेकंड में क्या है? चिकित्सा, पशुओं और मनुष्यों का चिकित्सा। मेरे साथ रिपीट करेंगे, पहला जीव हत्या का निषेध, और दूसरा मनुष्यों और जानवरों को चिकित्सा। तीसरा में 3 नए अधिकारी, 3 नए अधिकारी, फिर से बोले, 1 में जीव हत्या, 2 में चिकित्सा, 3 में 3 नए अधिकारी, 3 में 3 नए अधिकारी। 4 भेरी बदला धर्म में, भेरी बदला धर्म में, भेरी घोष किस में बदल गया? धर्म में बदल गया। 5वां राज्याभिषेक, 5वां राज्याभिषेक। 6ठा प्रजा का हाल, 6ठा प्रजा का हाल। अगर आप राज्याभिषेक ले लीजिएगा, राजा बन जाएगा, तो प्रजा का हाल पूछिएगा ना जी, तो प्रजा कुछ न कुछ तो शिकायत बताएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो प्रजा सुनिए क्या कहता है, प्रजा कहता है कि मैं बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ठीक है, जाओ सभी संप्रदाय सब जगह निवास करे, जहां मन है वहां रहो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में जब आए तो लोग बोला कि अरे हम लोग हर जगह चल जाते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं जाता। ठीक है, रुको रुको, 2019 में जम्मू कश्मीर को 370 धारा हटा दिए कि अब जाओ, वहां रहना है रहो, बिजनेस करना करो, जीविका करना करो, जो करना है वहां पे आप कर सकते हो। उसी प्रकार जब 5 में लिए राज्याभिषेक, 6 में पूछे प्रजा की हाल, तो 7 में कहा कि सभी लोग सब जगह निवास कर सकते हैं। जब सब लोग सब जगह निवास करेंगे तो अपना अपना धार्मिक तो शुरू करेंगे ना। तो सुनिएगा, 8 में धर्म यात्रा का प्रारंभ, 8 में यात्रा, 8 में यात्रा, 9 में मंगल, यात्रा मंगल, यात्रा मंगल। जब यात्रा करेंगे आपको यात्रा शुभ मंगल हो, उसके लिए नीति बनाइएगा ना जी। तो 10 में नीति, अब घूम लिए तो जाके दान उन करते हैं ना। 11 में दान, अब 12 में धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। अब 13 में कौन है? कलिंग विजय। फिर से इसको रिपीट करते हैं, सब बोलिएगा मेरे साथ। पहला में जीव हत्या, पहला में जीव हत्या, दूसरा में चिकित्सा, तीसरा में 3 नए अधिकारी, 4 में भेरी बदला सम में, भेरी बदला सम में, 5 में राज्याभिषेक, 6 में प्रजा का हाल, 7 में सब जगह निवास करो, 8 में धर्म यात्रा, 9 में मंगल, 10 में नीति, 11 में दान, अब 12 में सहिष्णुता, 13 में कलिंग विजय, और 14 में कर दिया सभी लेखों के हेतु पर उपसंहार। ठीक, याद करना है, पूरा नहीं याद करना है, पॉइंट से समझना है।
पहला हमें ऐसे करना है जीव हत्या, पहला में जीव हत्या, दूसरा में चिकित्सा, तो चिकित्सा पेड़ पौधा का नहीं ना होगा जी, मनुष्य और पशुओं का होगा ना, ठीक है। तीसरा में 3 गो नया अधिकारी, 3 गो नया अधिकारी, चौथा भेरी बदला धाम में, पांचवा है राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, पांचवा राज्याभिषेक, छठा प्रजा की हाल, प्रजा की हाल, ऐसे उतारेंगे सभी लोग, ठीक है ना, प्रजा की हाल। सातवां, जब प्रजा की हाल का खुद हाल पूछा तो प्रजा ने कहा कि हमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हम जहां चाह रहे वहां नहीं रह पा रहे, तो कह दिया ठीक है जाओ सब जगह निवास करो, सब जगह निवास करो, ठीक है। और उसके बाद 8वां में यात्रा, 9वां में मंगल, 10वां में नीति, 11वां में दान, 12वां में सहिष्णुता, 13वां में कलिंग, 14वां में उपसंहिता। देखो जैसे हमें याद है ना, जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगा, बस जैसे जैसे कहा जा रहा है ना वैसे वैसे आप स्टडी कीजिए, प्योर आपको याद होगा 100%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हटो यार, कहां कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट आपका सवाल क्या है, 10 नंबर, देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन, सबसे कठोरतम पदार्थ वो बताओ, हीरा, सबसे कठोरतम हीरा, सबसे कठोरतम हीरा। अब हीरा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे कठोर हीरा, सबसे कठोर हीरा। अब बताओ हीरा विद्युत का कुचालक की सुचालक तो कुचालक, यह विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक 2.4, ठीक है। नेक्स्ट, हीरा कैसा आकार है, चतुष्फलकीय आकार, चतुष्फलकीय आकार। हीरा में और क्या आता है, कौन सा हीरा, देखो जो शीशा कटता है ना, शीशा जो काटने वाला चाकू आता है उसके ऊपर हीरा की परत होती है, तो हीरा बोर्ट, बोर्ट हीरा जो है ना, काले बॉट है जिसको बोल सकते हैं काले बॉट या फिर बॉट, बॉट हीरा शीशा काटने में काम आता है, शीशा काटता है। बॉट हीरा क्या करता है जी, शीशा काटता है। बॉट हीरा क्या करता है, शीशा काटता है। बॉट हीरा क्या करता है जी, शीशा काटता है। अब एक और, कार्बोरेंडम हीरा, कार्बोरेंडम हीरा जो है, कार्बोरेंडम हीरा जो है यह कृत्रिम हीरा है, कृत्रिम हीरा। कार्बोरेंडम हीरा कौन सी हीरा है जी, कृत्रिम हीरा है। और जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फर्स्ट, और इसको हम कुछ बताना है। ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट, यह सबसे बड़ा हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में कुलीनान हीरा खोजा गया था, कुलीनान हीरा जो 3806 कैरेट का था, कैरेट का था। सबसे बड़ा हीरा, सबसे बड़ा हीरा कौन था जी, सबसे बड़ा हीरा 1905 में खोजा गया दक्षिण अफ्रीका में, कुलीनान, जो कितना कैरेट का था, 3806 कैरेट का था, 3806 कैरेट का था। यह सबसे शुद्धतम हीरा होता है, हीरा जो है सबसे शुद्धतम और रंगहीन है, क्या है, रंगहीन है। चलिए इतना ही इसके बारे में हम लिख देते हैं, ठीक है। देखो सभी लोग
ये मेरा छठा वीडियो था। आप सब लोग क्या करेंगे, फेयर अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। और क्या हो रहा है ना कि आज ये वीडियो छठा वीडियो बन गया, इससे जो 10 सवाल बताए हैं वो 10 सवाल का ऑनलाइन क्यूज होगा, ठीक है। हम ग्रुप में स्कैनर और लिंक डाल देंगे, और इस वीडियो का जो क्यूज होगा ना वो नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। सब लिंक को ओपन करेंगे और क्यूज बना लेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि हम जो पढ़े हैं वो हमें याद है या नहीं, ठीक है। अच्छे से सब लगे रहिए, बहुत मेहनत सब कीजिए। थैंक यू।